नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, पिछले वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 1 साझेदारी लेके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव टाइप्स कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आशा है आपको याद भी हो गया होगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी लेके हिंदी माध्यम का थ्योरिकल। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, हिंदी मीडियम में ही हम पढ़ने वाले हैं। साझेदारी किसे कहते हैं, या साझेदारी से आप क्या समझते हैं, या साझेदारी की परिभाषा क्या है। तो बेटा साझेदारी क्या है, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझ लें। सबसे पहले जो व्यवसाय का स्वरूप था वो एकल स्वामित्व था। एकल स्वामित्व व्यवसाय ऐसा होता है जिसमें एक अकेला व्यक्ति कैपिटल लगाता है, वही जोखिम को उठाता है, लाभ होने पर उसका ही होता है। लेकिन ऐसे व्यवसाय की एक हानि होती है कि व्यवसाय के दायित्व जो हैं वो असीमित होते हैं, और इस ऐसे व्यवसाय में एक अकेले व्यक्ति के पास इतनी पूंजी यानी कि कैपिटल नहीं होती कि वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। रिजल्टिंग वो क्या करता है, दूसरे साझेदारों से यानी कि दूसरे व्यक्तियों से पूंजी एकत्रित करने के लिए एग्रीमेंट समझौता कर लेता है। फिर क्या, 2 और मोर पर्सन यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर व्यवसाय का संचालन करने लगते हैं। तो यहीं से जन्म हुआ बेटा किसका, साझेदारी व्यवसाय का। जब साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि भारत सरकार ने एक साझेदारी अधिनियम 1932 बना दिया। तो पहली चीज़ बेटा याद रखना साझेदारी पढ़ने से पहले कि साझेदारी अधिनियम कौन सा है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। फिर इसकी धारा 4 में, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में गवर्नमेंट ने ये बता दिया, मतलब डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि साझेदारी है क्या। मतलब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी को परिभाषित किया गया कि साझेदारी क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं साझेदारी का मीनिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य संबंध है। संबंध को बेटा समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, समझौता या अनुबंध है, जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं, साझेदारी कहलाती है। तो पहली चीज बेटा याद रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, 1932। किस धारा में भारतीय साझेदारी की परिभाषा दी गई है, तो धारा 4 में। साझेदारी क्या है, साझेदारों के बीच एक संबंध है यानी कि समझौता है। किस चीज़ का समझौता, तो बेटा परस्पर लाभ बांटने का। किस चीज़ के, व्यवसाय का लाभ बांटने का साझेदारी कहलाता है। याद रखना साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं बेटा, 2 होते हैं, और अधिकतम कितने होते हैं बेटा, 50 होते हैं। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदारी की विशेषता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा। तो साझेदारी के लक्षण या विशेषता निम्नलिखित होती हैं। पहला पॉइंट है बेटा वैध अनुबंध। अनुबंध क्या होता है, जो समझौता एग्रीमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध यहाँ पर लिखा हुआ है, साझेदारी का जन्म वैध अनुबंध से होता है, और यह अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है। अच्छे से देख लीजिएगा, अनुबंध कैसा हो सकता है, मौखिक या लिखित। तो इस पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि साझेदारी का जन्म यानी कि उत्पत्ति जो होती है साझेदारी की, वो किससे होती है, वैध अनुबंध से होती है। और अनुबंध बेटा कैसा होता है, मौखिक या लिखित। एग्जाम में पूछ ले अनुबंध सदैव लिखित होता है तो बिल्कुल गलत है। एग्जाम में अगर पूछ ले अनुबंध मौखिक होता है तो ये भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं अनुबंध मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। मौखिक क्या है, हम अगर कोई बोलकर समझौता कर लें, ये क्या है, मौखिक। और लिखित क्या है, अगर हम किसी पेपर पर शर्तें लिख लें तो वो क्या हो गया, लिखित। अगला पॉइंट होता है साझेदारी की संख्या। इसमें आपको बताना है साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2, एकदम अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 50 होते हैं। असीमित दायित्व, प्रत्येक दायित्व के साझेदारी व्यवसाय में दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं। असीमित दायित्व का मतलब ये है बेटा कि अगर फर्म अपने दायित्वों का भुगतान, ऋणों का भुगतान, कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए तो साझेदारों की निजी संपत्तियों का विक्रय करके फर्म के दायित्वों को चुका दिया जाता है। हित का हस्तांतरण, कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों पर या अन्य साझेदारों पर नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदार सहमत ना हो। तो एक्सरसाइज टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। इसी में आपका पहली चीज साझेदारी का जन्म किससे होता है, तो बेटा वैध अनुबंध से।
अनुबंध कैसा होता है, मौखिक या लिखित, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम कितने सदस्य होते हैं, तो बेटा 2 होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं, 50 होते हैं, साझेदारों के दायित्व कैसे होते हैं, असीमित होते हैं, क्या साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों पर कर सकता है, तो नहीं कर सकता, और कर सकता है तो कब कर सकता है, जब सभी साझेदार सहमत हों। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है साझेदारी संलेख का अर्थ। बेटा 2 मिनट पहले अभी आपने पढ़ा है कि अनुबंध जो होता है वो कैसा होता है, मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, मतलब मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। संलेख मतलब लिखा हुआ, संलेख मीन्स मतलब क्या होता है बेटा, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट। तो जब साझेदारों के बीच जो समझौता है वो मौखिक ना होकर लिखित हो जाए तो बेटा वो लिखित ही समझौता क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख एक ऐसा लिखित प्रपत्र है, प्रपत्र की जगह पर आप दस्तावेज भी लिख सकते हैं जिस पर साझेदारी की संपूर्ण शर्तें लिखी जाती हैं। मतलब वह डॉक्यूमेंट एक ऐसा दस्तावेज जिस पर साझेदारी व्यवसाय की सभी शर्तें और नियम लिखे गए हैं, जैसे साझेदारों के कर्तव्य, अधिकार, लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों की पूंजी, फर्म का नाम व पता, प्रकृति आदि। परंतु ध्यान रहे साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है बेटा, अनिवार्य नहीं होता, क्या होता है, ऐच्छिक होता है, ना कि अनिवार्य होता है। एग्जाम में पूछ ले साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है तो बेटा क्या लगाना है आपको, गलत। साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है बेटा, ऐच्छिक होता है। परंतु ये ध्यान रहे कि साझेदारी संलेख सदैव क्या होता है, लिखित होता है, ये कभी भी मौखिक नहीं होता। ध्यान रहे अनुबंध मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, बट संलेख सदैव क्या होता है बेटा, लिखित होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। जब हम साझेदारी संलेख बनाते हैं, लिखित समझौता करते हैं, तो इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं, उस संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। तो जब हम साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिख लेते हैं, होने को तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, हम एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। तो पहला चीज़ हो गया फर्म का नाम व पता। साझेदारी संलेख में सर्वप्रथम फर्म का नाम व पता लिखते हैं। साझेदार फर्म का कोई भी नाम रख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे फर्म का नाम दूसरी फर्मों से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए रिलायंस लिमिटेड पहले से ही है तो आप अपनी फर्म का नाम दोबारा से रिलायंस लिमिटेड नहीं रख सकते। साझेदारों के नाम व पते, साझेदारी संलेख में साझेदारों के पूर्ण नाम व पते लिखे जाते हैं। व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है, व्यवसाय बेटा व्यवसाय की जो प्रकृति होती है दुनिया में 2 ही प्रकार की होती है, या तो व्यवसाय निर्माणी प्रकृति का होता है या फिर व्यवसाय व्यापारिक प्रकृति का होता है, यानी कि सेवाओं वाला। अब निर्माणी प्रकृति और व्यापारिक प्रकृति क्या होती है, निर्माणी को हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और व्यापारिक को हम कहते हैं ट्रेडिंग नेचर। जब व्यवसाय हम किसी फैक्ट्री, किसी व्यवसाय में किसी वस्तु का निर्माण करके बेचा जाए तो वो निर्माणी प्रकृति का है, और जब हम वस्तु को खरीद कर पुनः बेचें तो वो बेटा व्यापारिक प्रकृति का है। तो साझेदारी संलेख में व्यवसाय की प्रकृति लिखी जाती है कि फर्म व्यवसाय निर्माणी करेगी या व्यापारिक प्रकृति का करेगी। लास्ट हमारा पॉइंट आता है साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। साझेदारी संलेख में समस्त साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य दर्शाए जाते हैं कि किस साझेदार के क्या अधिकार होंगे और उनके कर्तव्य क्या होंगे। बेटा इनके अलावा भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे साझेदारों की पूंजी, लाभ विभाजन अनुपात, सारी की सारी शर्तें कहाँ लिखी होती हैं, साझेदारी संलेख में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, या साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए। तो बेटा अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए, तो आप कोई से भी नियम लिख सकते हैं, और अगर जो कितने भागों में बांटा जाता है वो वाला क्वेश्चन अगर पूछ ले तो बेटा हम आपको बता दें साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है सामान्य नियम और दूसरा बांटा जाता है आपका लेखांकन नियम। कौन कौन से नियम बेटा, सामान्य नियम और लेखांकन नियम क्या होते हैं वो समझाएंगे। फिलहाल में क्वेश्चन स्पष्ट कर लें। ये कह रहा है अभाव, किसका अभाव है
बेटा साझेदारी संलेख का अभाव है। किसका अभाव है? संलेख का। मतलब आपने समझौता अनुबंध तो किया है, लेकिन अनुबंध मौखिक है, लिखित अनुबंध नहीं है। और जब आप लिखित अनुबंध ना करें तो साझेदारों के मध्य क्या होते हैं? साझेदारों के बीच मतभेद होते हैं। और जब मतभेद होंगे तो साझेदार कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। और न्यायालय क्या करता है? कहता है कि भाई हमें तो लिखित प्रमाण चाहिए। तो सरकार ने पहले ही नियम बना दिए कि अगर साझेदार लिखित में समझौता नहीं करेंगे, यानी किसका अभाव रखेंगे? संलेख का अभाव रखेंगे, तो उन्हें उन नियमों का पालन करना होगा जो सरकार ने पहले ही निर्धारित कर दिए हैं। तो इसमें पहला नियम हमारा आता है बेटा, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले सामान्य नियम और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले लेखांकन नियम। अगर एग्जाम में पूछ ले कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए, तो इन दोनों में से आप कोई से भी लिख सकते हैं। परंतु ऐसा पूछा सामान्य नियम समझाइए, तो यही वाले लिखने हैं, और लेखांकन नियम पूछा तो आपको लेखांकन नियम लिखने हैं। ध्यान रहे बेटा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो अब इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। पहले सामान्य नियमों पर। तो सामान्य नियम में पहला पॉइंट है हमारा व्यवसाय का संचालन। देखिएगा, लिखित समझौता नहीं किया, सब कुछ मौखिक है, इसलिए सारी चीज़ें करने का सबका अधिकार है, क्योंकि लिखित में कोई शर्त है ही नहीं व्यवसाय की। तो पहला पॉइंट व्यवसाय का संचालन। साझेदारी संलेख के अभाव में समस्त साझेदारों को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है, यानी कि कोई भी साझेदार किसी भी गतिविधि में भाग ले सकता है। इसके बाद फर्म की संपत्तियों का प्रयोग। साझेदारी संलेख के अभाव में फर्म की संपत्तियों का प्रयोग केवल फर्म के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, निजी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब फर्म के पास जो संपत्ति हैं उनका प्रयोग सिर्फ फर्म के कार्य के लिए करेंगे। साझेदार अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए करना चाहें उनका प्रयोग, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। नए साझेदार का प्रवेश। साझेदारी संलेख के अभाव में समस्त साझेदारों की सहमति से किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। फर्म में अगर हमें किसी व्यक्ति को नया साझेदार बनाना है, तो इसके लिए सभी साझेदारों की क्या हो बेटा? सहमति हो। साझेदार की निवृत्ति। कोई भी साझेदार संलेख के अभाव में फर्म से अपनी पूंजी वापस पाने का अधिकार पाता है जब वो रिटायर होता है, यानी कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है अपनी पूंजी के साथ, परंतु इसके लिए उसे एक लिखित नोटिस देना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है लेखांकन नियम। लेखांकन नियम क्या है बेटा? पहला पॉइंट हमारा आता है पूंजी पर ब्याज। तो ध्यान रखिएगा, संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। आहरण पर ब्याज। संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाता। यहाँ ब्याज नहीं दिया जाता। क्या किया जाता? नहीं दिया जाता। और यहाँ ब्याज नहीं लगाया जाता। क्या नहीं लगाया जाता? लगाया जाता का मतलब होता है बेटा लिया जाता। देखिए गलती कर देते हैं छात्र, जल्दबाजी में यहाँ भी लिख देते हैं कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, यहाँ भी लिख देते हैं आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता। तो बेटा नहीं दिया जाता है नहीं लिखना, ये लिखना है नहीं लगाया जाता या नहीं लिया जाता, क्योंकि आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ या आय मानी जाती है। फर्म लेती है ब्याज किससे? आहरण पर। किससे? साझेदारों से। और पूंजी पर ब्याज फर्म देती है किसको? साझेदारों को। ऋण पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है और समझौते का अभाव है, लिखित समझौते का अभाव है, तो फर्म उसे 6% वार्षिक ब्याज देती है। लाभ विभाजन। साझेदारी संलेख के अभाव में समस्त साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन बेटा किस अनुपात में होता है? समान अनुपात में होता है। वेतन। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो ये संलेख के अभाव में बेटा कौन से नियम है? ये है बेटा हमारे लेखांकन नियम। कौन से नियम है? लेखांकन नियम। देखिएगा एक्सरसाइज, ये लेखांकन नियम एक्सरसाइज टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे? मान लो एग्जाम में पूछ ले संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिया जाता। संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, तो नहीं लगाया जाता। संलेख के अभाव में ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो बेटा 6% दिया जाता है। संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन कैसे होता है? तो बेटा समान अनुपात में होता है। संलेख के अभाव में किसी साझेदार को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक मिलता
मिलता है क्या? तो बेटा बिल्कुल नहीं मिलता। संलेख के अभाव में किसी साझेदार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज़, अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण दे रहा है तो उस ऋण पर ब्याज मिलेगा, वो भी कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा बेटा? 6%। तो क्लियर होगा ये आपके लेखांकन नियम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। अब जो साझेदारों के पूंजी खाते हैं बेटा वो दो पद्धतियों से बनाए जाते हैं। कौन से खाते बेटा? पूंजी खाते कितनी पद्धतियों से बनाए जाते हैं? दो पद्धतियों से, एक स्थायी पूंजी पद्धति से और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। तो यहाँ पर ये अंतर कह रहा है कि स्थायी पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। पहला पॉइंट है हमारा स्थिरता। स्थायी का मतलब ही है बेटा जो चीज़ सदैव स्थायी रहे। स्थायी पूंजी व्यवसाय की सदैव स्थायी रहती है। इसमें परिवर्तन तभी संभव होता है जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगा दें या अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से पूंजी निकाल लें। परिवर्तनशील पूंजी प्रतिवर्ष बदलती रहती है। तो यह पूंजी सदैव स्थायी रहती है, यह पूंजी प्रतिवर्ष बदलती रहती है। खाते, इसमें दो खाते रखे जाते हैं, एक साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। याद रखिएगा स्थायी पूंजी पद्धति में कितने खाते बनाते हैं बेटा? दो बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में हम केवल एक ही खाता बनाते हैं और वो भी कौन सा? साझेदारों के पूंजी खाते। तीसरा पॉइंट आता है शेष। याद रखिएगा स्थायी पूंजी पद्धति में साझेदारों के पूंजी खाते को शेष क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट होते हैं। सदैव क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। और परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष डेबिट मत लिखे आना एग्जाम में, क्योंकि क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ऐसा मत कर देना इसका क्रेडिट होता है इसका डेबिट होता है। स्थायी पूंजी का सदैव क्रेडिट होता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेखा, जब हम लेखा करते हैं, एंट्री करते हैं, तो स्थायी पूंजी में केवल साझेदारों की पूंजी का लेखा किया जाता है और परिवर्तनशील पूंजी में पूंजी के साथ साथ वेतन, ब्याज, कमीशन आदि का लेखा किया जाता है। परिवर्तन, इस खाते में तभी परिवर्तन, जो स्थायी पूंजी है ना, इसमें तभी परिवर्तन होता है जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं या निकालते हैं, और इसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता रहता है। ये हमारा अंतर हो गया। कुछ एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे स्थायी पूंजी पद्धति का शेष, स्थायी पूंजी का शेष सदैव कैसा होता है? क्रेडिट होता है। चालू खाता किस पद्धति में खोला जाता है बेटा? स्थायी पूंजी में खोला जाता है। स्थायी पूंजी पद्धति से कितने खाते बनाए जाते हैं? दो बनाए जाते हैं। कौन कौन से बनाए जाते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते। परिवर्तनशील पूंजी खाते में कितने खाते बनाते हैं? केवल एक खाता। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदार कौन बन सकता है? साझेदार कौन बन सकता है बेटा? अगर एग्जाम में एक शब्द में उत्तर पूछ ले कि साझेदार कौन बन सकता है, तो आपको लिखना है केवल एक व्यक्ति। केवल एक व्यक्ति कौन बन सकता है? साझेदार। कोई समूह, कोई संस्था या कोई एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल साझेदार नहीं बन सकता। और वो भी एक व्यक्ति कब बन सकता है? जब वो 18 साल से ज़्यादा का हो, यानी कि वो वयस्क को अवयस्क ना हो। इसके बाद साझेदार केवल एक व्यक्ति बन सकता है जिसके पास क्या है बेटा? समझौता करने की योग्यता हो, या जिसके पास निम्नलिखित योग्यता हो, है ना। योग्यता कौन कौन सी? पहली चीज, साझेदार अनिवार्य रूप से 18 वर्ष का या इससे अधिक की आयु का होना चाहिए। साझेदार क्या होना चाहिए? 18 या 18 वर्ष की अधिक की आयु का। साझेदार अनिवार्य रूप से स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए। साझेदार न्यायालय के द्वारा अनुबंध करने के लिए आयोग घोषित ना किया गया हो। तो ऐसा व्यक्ति जो ये तीनों शर्तें पूरी करता है वो कौन बन सकता है? साझेदार। यहाँ लिखा है भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 के अनुसार केवल एक व्यक्ति क्या बन सकता है? साझेदार बन सकता है। साझेदार बनने के लिए निम्नलिखित क्षमता या योग्यता का होना अनिवार्य होता है। पहला कि व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति न्यायालय के द्वारा अनुबंध करने के लिए आयोग घोषित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कौन बन सकता है बेटा? साझेदार बन सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि समायोजन खाते में अंतर। तो याद रखना बेटा, ये खाता भी नाम मात्र का होता है, लाभ हानि खाता। लाभ हानि समायोजन खाता भी नाम मात्र की प्रकृति का होता है। तो हम पहले अर्थ पढ़ लें
लें, ये खाता भी हमारा वित्तीय वर्ष के अंत में बनाते हैं, ये खाता भी हम वित्तीय वर्ष के अंत में बनाते हैं। फिर ये खाता जो है वो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। ये खाता जो है हम वो साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन करने के लिए बनाते हैं। तो चलिए अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है अंतर के आधार का अर्थ। तो लाभ हानि खाता, शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वह लाभ हानि खाता कहलाता है। साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वह लाभ हानि समायोजन खाता कहलाते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता किस लिए बना रहे हैं? साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन करने के लिए। लाभ हानि खाता क्यों बना रहे हैं? साझेदारी फर्म का शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए। उद्देश्य, इस खाते का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना होता है। लाभ हानि खाते का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना होता है। लाभ हानि समायोजन खाते का मुख्य उद्देश्य साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन करना होता है। तैयार करना, यह खाता सभी प्रकार किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब ये बता रहे हैं। तो ये जो लाभ हानि खाता है बेटा सभी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सभी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा। लाभ हानि समायोजन खाता केवल साझेदारी फर्म साझेदारी फर्म या कंपनियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, क्योंकि लाभ का विभाजन बेटा या तो साझेदारी फर्म में होता है या कंपनी में होता है। समय मतलब किसके बाद बनाया जाता है? लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है। लाभ हानि समायोजन खाता लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। शेष, इस खाते का कोई प्रारंभिक या अंतिम शेष नहीं होता। कौन से खाते का? लाभ हानि खाते का। लाभ हानि समायोजन खाते का प्रारंभिक या अंतिम कोई भी शेष हो सकता है। तो बेटा ये हो गया हमारा अंतर। याद रखिएगा दोनों ही खाते नाम मात्र की प्रकृति के हैं। दोनों ही खाते वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। इस खाते का उद्देश्य शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना होता है। इस खाते का उद्देश्य साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन करना होता है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि भाई कौन सा खाता साझेदारों के बीच लाभ विभाजन करने के लिए बनाया जाता है, तो बेटा लाभ हानि समायोजन खाता। कौन सा खाता साझेदारों के बीच लाभ विभाजन करने के लिए बनाया जाता है? तो लाभ हानि समायोजन खाता। और ऐसा पूछ ले कि लाभ हानि समायोजन खाता कौन सी संस्थाएं बनाती हैं, कौन कौन बनाता है, तो बेटा साझेदारी फर्म बनाती हैं और कंपनियां बनाती हैं, जबकि लाभ हानि खाता सभी फर्में बनाती हैं। तो ये हमारा थ्योरिकल हो गया कंप्लीट। अगला इसी चैप्टर का पार्ट 2 देखने के लिए कुछ क्वेश्चन रिमेन है, 1-2 क्वेश्चन। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब इसका पार्ट 2 आएगा। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।